फाइंड ग्रो एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने अलजेब्रा के पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल, लीनियर इन टू वेरिएबल के सारे कंसेप्ट उसके को रिवीजन किया था। आइए अब उसके तीसरे सेक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आइए उसका हम शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं इसको आपको बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि क्या है। तो आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जहां पे ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए होता है कि अगर आप ए का वैल्यू अगर आप जीरो लीजिएगा तो इस पूरे का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू ही जब खत्म हो जाएगा तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा, और इसमें देखेंगे कि इस x का पावर एक है और x का पावर एक है, मतलब ये लीनियर हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि a का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। हमें लगता है समझ में आ गया। चलिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर लैंग्वेज की फॉर्म में कहें तो इसको कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है। एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, कह सकते हैं। तो इसी फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। चलिए, इससे एक कंसेप्ट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में और पूछता है, इसके ग्राफ के लिए को हमने आपको लीनियर इन टू वेरिएबल में आपको बताए कि उसका जो ग्राफ बनता है वो आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी तो ग्राफ बनेगा ना, तो इसका ग्राफ जो बनता है उस ग्राफ के शेप का नाम दिया गया है पाराबोला। तो हम बोल सकते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पाराबोला। क्या बोल सकते हैं? पाराबोला। इसमें पाराबोला का शेप कुछ यू प्रकार का होता है, ये ऐसे यू टाइप का होता है। अब ये डिपेंड क्या करेगा कि ऊपर खुलेगा नीचे होगा, तो ये कहां कहां पे इसमें दो केस में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ऐसा मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इस फॉर्म में हो, सपोज दैट हम मान लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इस फॉर्म में हो। हम क्या देख रहे हैं, इस ए का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है। जब ए का वैल्यू निगेटिव होगा ना, तो अगर ग्राफ मान लीजिए ये बना रहे हैं तो पाराबोला डाउनवर्ड खुलेगा। ठीक, अगर मान लीजिए इक्वेशन हम ये मान रहे हैं ए एक्स प्लस सी, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ए का वैल्यू पॉजिटिव है, उस केस में पाराबोला जो बनेगा वो अपवार्ड खुलेगा। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछने का संभावना है, इसलिए आपकी जानकारी के लिए जरूरी है ये। हमने ये बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो पाराबोला बनता है, उसका शेप कुछ ऐसा बनता है पाराबोला। अगर इसमें एक जो ए का वैल्यू है अगर निगेटिव होगा तो वो जो पाराबोला होगा वो डाउनवर्ड की तरफ ओपन होगा। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वो अपवार्ड की तरफ वो खुलेगा। तो हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका तीन मेथड आपको पढ़ना है, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। आइए हम उसको आपको हम बताते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का हमारे पास तीन मेथड है। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्यू यू लिखा। ठीक है, हमारे पास तीन मेथड है सॉल्व करने का, जो कि क्लास 10th में आपको पढ़ना ही है। पहला है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है आपका कंप्लीटिंग
द स्क्वायर मेथड, और तीसरा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक और नाम है, वो है श्री धैर्याचार्य फॉर्मूला। श्री धैर्याचार्य फॉर्मूला, इन्हीं के द्वारा ये फॉर्मूला बनाया गया था, इसीलिए उनके ऊपर नाम दिया गया। तो कभी कभी बच्चे जानते रहते हैं और ये निक नाम नहीं होने की वजह से वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या कह रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी का एक निक नाम है, क्योंकि इन्हीं ने इनका योगदान इस फॉर्मूला में रहा, इसलिए इनके नाम पे रखा गया। तो हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास 3 मेथड पढ़ना है। वो पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीट इन द स्क्वायर मेथड, और तीसरा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, आपको हम इसका 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 सभी मेथड का एक एक एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आपको देखना है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। मान लीजिए क्वेश्चन आपका है सॉल्व, ठीक है, मान लीजिए हम क्वेश्चन लेते हैं सॉल्व 8x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस लेंगे क्योंकि -0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपका गिवन है। ठीक, हम क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट को फैक्टराइजेशन सॉल्व करने का सबसे पहला होता है कॉमन देखा जाता है। तो हम देख रहे हैं यहां से यहां तक गए, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, उसका देखा था किसी फॉर्मूला पे तो नहीं है अलजेब्रा के। तो हम देख रहे हैं स्क्वायर वाला है, तो ना ही a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ रहा है, ना ही a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ रहा है। इसका मतलब हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने में क्या होता है, ये कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 8 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 168, और इसका करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको 2 बार में करेंगे, ये 8, ये 4, 2 से किए 42, 2 से किए 21, 3 से किए 7। इसका यूज करते हुए हमें 2 ऐसे फॉर्म क्रिएट करना है, 2 ऐसे नंबर को निकालना है जिसका प्रोडक्ट करेंगे तो 168 आए, और उस दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो 22 आए। तो हम क्या देख रहे हैं, 7 दूना 14 दूना 28। अगर हम यहां से और इसको ले ले 28 और इस दोनों को ले ले 6, तो देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ये आ जाएगा, इसको माइनस और इसको प्लस करेंगे तो -22 आ जाएगा। मेरा काम हो गया। अब देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे 8x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहां से हम 4 डेट इंप्लाय होगा, क्योंकि ये इक्वेशन है इसलिए डेट इंप्लाय होगा, इक्वल नहीं होगा। एक्सप्रेशन होता तो ये यहाँ पे इक्वल का साइन होता। 4x कॉमन लिए, 2x माइनस 7 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। देखिए इस पार्ट में और इस पार्ट में ये कॉमन आ रहा है, तो 2/7 कॉमन लिए, तो क्या बचा यहाँ पे 4x और ये वाला 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दैट इंप्लाई 2x माइनस इक्वल टू 0 करेंगे और 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे। यहां से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ गया 7/2। ठीक, अब यहाँ 4x बाई करेंगे -3, x करेंगे -3/4। मेरा x का वैल्यू 2 निकला, एक ये निकला और एक निकला। क्वाड्रेटिक था तो उसका डिग्री 2 होता है, तो उसका रूट भी 2 होगा, उसका जीरोज भी 2 होगा, वैल्यू भी 2 होगा, तो हमें 2 वैल्यू निकल गया।
लिखेंगे हेंस 7/2 and -3/4 are the solution of given quadratic इक्वेशन, और घेर के लिखेंगे ANS। तो ये समझ में आया, कुछ नहीं करना था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कॉमन देखा जाता है कि ओवरऑल कॉमन आ रहा है कि नहीं। उसके बाद फॉर्मूला पर देखा जाता है। तो हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक है तो दो ही फॉर्मूला बनेगा, a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर। हम देख रहे हैं किसी में नहीं बन रहा है। उसका थर्ड कंडीशन होता है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म में क्या होता है, इसके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके उसका प्राइम फैक्टराइजेशन दो भाग में तोड़ा जाता है। इस दो भाग का प्रोडक्ट करेंगे तो इसके बराबर, उसको कैलकुलेट करेंगे इसके बराबर। हमें 28 आया और 6 आया, मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया तो कॉमन लेके यहाँ सॉल्व करके, और ये वैल्यू मेरे पास आ गया। तो हमें लगता है आपको ये समझ में आ गया। ये आप क्लास 8 से 9 से भी पढ़े होंगे तो ज्यादा कुछ परेशानी है नहीं। अब इसका जो सेकेंड मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आइए हम देखते हैं इसका अगला मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए अब इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखते हैं। तो हम एक इक्वेशन ले लिए, क्वेश्चन ये, ठीक है। आप इसको गौर से देखिएगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। हम जैसे स्टेप बता रहे हैं आप उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगा। कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन, दिया हुआ है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2x² - 4 + 4 = 0, ये आपका गिवन था, ठीक। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म है मतलब x² का जो कोफिशिएंट है उस जो है उसी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 2x² - x + 4 से इधर भी डिवाइड किए और इधर भी डिवाइड किए, और लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ठीक। जो भी यहाँ पे है उसी से इस तरफ डिवाइड करेंगे और उस तरफ भी डिवाइड करेंगे। अब क्या आता है, तो ये 2 से कट के कुछ आपका इक्वेशन ऐसा बनेगा, x² - x/2/2 = 0, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको हम उस तरफ भेज देते हैं। देखिए x² - x/2 = 2। अब प्रयास करेंगे इसको a+b के होल स्क्वायर या a-b के होल स्क्वायर पे पुटअप करें। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस और यहाँ स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब माइनस का फॉर्मूला लगने का आसार है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि a-b का होल स्क्वायर जो करते हैं a² - 2ab + b²। यहाँ अगर ये टर्म आने वाला होता तो स्क्वायर के फॉर्म में होता, यहाँ तो ये स्क्वायर के है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ये टर्म है और यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब a-b के संभावना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूला में बैठाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम करते हैं, x अगर मान ली इसको मान ली x² - 2x, देखिए 2a और b लेंगे तो अगर हम x का पावर 4 लेंगे तभी, सॉरी 1 का पावर 4 लेंगे तभी तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ना। जैसे यहाँ देखिए x/2 था, तो हम जानते हैं कि हम a - b का होल स्क्वायर जो लिखते हैं a² - 2ab + b²। तो हम तो a इसको माने तो a² किए, माइनस था तो माइनस दिए, 2 ये वाला जो था और a का जगह पे यहाँ पे x है तो ये दिए। अब हमें लगा था x/2, 1/4 करेंगे तभी तो ये काटेंगे तो इसका वैल्यू इसके बराबर होगा, ये 2 से 2 काटेंगे तो इसके बराबर होगा। इसका मतलब b का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 1/4। तो हम क्या करेंगे 1/4 का स्क्वायर, ठीक। तभी तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। हम क्या देख रहे हैं कि 1/4 जो है हम इसमें एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, मतलब इधर भी जोड़ेंगे तो हमको उस तरफ भी जोड़ना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो हम 2 प्लस करेंगे 1/4 का स्क्वायर,
ऐसा इसलिए किए कि एक कंप्लीट स्क्वायर में बन गया। हमें लगता है समझ में आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1/4 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे 2 + 1/16 इक्वल टू 16/33। इसको सॉल्व करके यहां लिख दिए। ठीक, अब क्या करते हैं, पता है x माइनस 1/4 और इधर स्क्वायर से हटेगा तो ये आएगा रूट में 33/16। ठीक, प्लस माइनस, क्योंकि रूट का वैल्यू दोनों में देता है, प्लस में भी और माइनस में भी। इसको अगर हम सॉल्व करने बैठे x प्लस 1/x का जो वैल्यू आया प्लस माइनस 33/4, क्योंकि 33 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो उसको उसी फॉर्म में छोड़ दिए, और 16 का स्क्वायर रूट 4 हुआ तो इसको कैलकुलेट करके यहां लिख दिए। अब हमारे पास दो कंडीशन होगा, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो x माइनस 1/4 और एक पर हम प्लस के साथ जाएंगे। एक कंडीशन ये बना मेरे साथ, दूसरा कंडीशन ये बना x 1/4 और माइनस 33/4, क्योंकि एक यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव दोनों में आया, तो एक बार हम प्लस में लिए और एक बार माइनस में लिए। यहां से x को सॉल्व करने जाए तो 33/4 इधर आया 1/4, इसका एलसीएम देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम यहां पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो x इक्वल टू आया, एलसीएम 4 आया और 33 + 1, ये मेरा x का एक वैल्यू निकला। एक वैल्यू निगेटिव वाला यहाँ पे, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 1/4 इक्वल टू माइनस 33/4, ये प्लस वाला का सॉल्व किए यहाँ पे आया। अब माइनस वाला को x माइनस 33/4 प्लस 1/4, क्योंकि ये माइनस है प्लस में जाएगा, इसका भी एलसीएम 4 आया 33 + 1। तो देखिए x का वैल्यू एक ये आया और x का वैल्यू ये आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का दो वैल्यू आना ही था, तो एक वैल्यू मेरा ये आया, एक वैल्यू ये आया, हेंस ये और ये जो है इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यही आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, आसान था, आपको सिर्फ स्टेप समझना है। हमने इसमें क्या किया कि जो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट टर्म है उसको दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी सेम नंबर से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हमें दो ही फॉर्मूला पे सोचना है, a + b के होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर। तो हमने इसको a - b के फॉर्मूला बैठाया, उसको इक्वेट किया, इधर सॉल्व किया और इस प्रकार x का वैल्यू निकाला। तो हमें लगता है इस मेथड से आप सॉल्व करना सीख गए। आइए इसके हम तीसरे मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे आते हैं। आइए देखिए इसका थर्ड रूल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधाराचार्य रूल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने ax स्क्वायर प्लस b प्लस c, और उसका हम दो जीरो, कि दो रूट या जीरो बोले वैल्यू बोले, आपको तो सेम पता ही होगा। तो हमने अल्फा माना, एक बीटा माना। ठीक है, तो अल्फा का जो वैल्यू होगा यहाँ पे -b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, एक रूट का वैल्यू आपका ये आएगा, और बीटा का जो वैल्यू आएगा आपका वो आएगा -b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यही एक फॉर्मूला है इसका, और a बराबर a है, b यहां से ये सारे कांस्टेंट लिए, तो ये अल्फा एक वैल्यू है, बीटा एक वैल्यू है। अगर इसको हमको डिस्क्रिमिनांट के फॉर्म में लिखना होगा तो देखिए क्या होता है, हमें पता है डिस्क्रिमिनांट डिस्क्रिमिनांट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं,
और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर अल्फा को डी के फॉर्म में लिखना होगा तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, अल्फा बराबर माइनस बी रूट डी बाय 2a। और बीटा को लिखना होगा तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, माइनस बी माइनस डी बाय 2a। कुछ नहीं किए, हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देख रहे हैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ पे हम डी का वैल्यू पुटअप किए, यहाँ फिर किए और सेम एज इट इज जैसे था लिख दिए। कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या कहेगा, डिस्क्रिमिनेंट ही दे देगा और आपको कट दे देगा, तो वहां आपको परेशानी होगा, इसीलिए हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया। और ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन आएंगे, टिक मल्टीपल वाले, वहां आपको परेशान करेगा कि डी के फॉर्म में देगा। इसलिए हमारा पर्पस आपको यही है कि आपसे हर एक प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो, तो वहां आपको फंसा लिया जाएगा। तो हमें लगता है आपको इस समझ में आ गया। कुछ नहीं था, अल्फा बराबर हम 2 रूट माने, एक वैल्यू ये, बीटा बराबर ये, यहाँ से ये और बी स्क्वायर माइनस 4ac उसके डी के फॉर्म में लिखे। हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया। हम इसको आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं कि क्वेश्चन पे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आइए इसको हम देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया, हम एक एग्जांपल लिए ये और कह रहा है कि इसमें x का वैल्यू है वो 0 और 2 के बराबर नहीं होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है 1/x प्लस 1/x/2 इक्वल टू 3 आपका गिवन है। इस दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा x माइनस 2, यहाँ आएगा x माइनस 2, ये आएगा माइनस x इक्वल टू 3। ये सेम चीज प्लस सेम चीज माइनस कैंसल, ये आ गया माइनस 2 और इसको सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, यहाँ से आया एक्स स्क्वायर, सॉरी क्रॉस करेंगे तो यहाँ आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू माइनस 2 है कि नहीं। कुछ यहाँ पर तो 1 समझते हैं, इसीलिए इसको इस तरफ ले आएंगे तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2 इक्वल टू 0। हम क्या किए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिए। तो अब यहां से हम लिखना पड़ेगा दिस इक्वेशन या दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 वेयर ए इक्वल टू आपका है 3, बी इक्वल टू है माइनस 6 और सी इक्वल टू है आपका 2। तो हम पहले डी निकाल लेते हैं, आसान होगा, डी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो हम यहाँ पे डी का वैल्यू निकाले तो डी का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 4 3 2। इसको सॉल्व किए आया 36 माइनस 4 या 12 दोनों 24 कट के आया 2 1, इसीलिए डी का वैल्यू मेरा आ गया, डी का वैल्यू आ गया 12। ठीक, अब क्या करेंगे, उस फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे। तो ये थोड़ा सा इरेज करते हैं ऊपर से। अब देखिए डी का वैल्यू आ गया। हमें पता है कि अगर अल्फा माने हुए थे तो माइनस बी प्लस √3/2a हो रहा था और बीटा बराबर माइनस बी माइनस डी बाय 2a आ रहा था। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटअप कर देना है। तो मान लेंगे माइनस बी, तो बी का वैल्यू क्या है 6, तो माइनस और माइनस का 6 प्लस डी का वैल्यू आया 12, तो √12 2a, तो 2 आ गया। ए का वैल्यू कितना है 3 लिए और बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 6 माइनस √12/2 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस √12/6, अल्फा का वैल्यू ये और बीटा का वैल्यू ले 6 माइनस ये बराबर 6। हम देख रहे हैं कि अगर सॉल्व करने जाए तो इसको लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस √12, तो √12 को हम अगर रफ में जाएंगे तो आएगा 2 6 2 3, इसका पेयर मिला इसका नहीं मिला तो ये बाहर जाएगा। तो लिख सकते हैं 2√3/6
और उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 6 माइनस 2√3/6। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3 प्लस √3/6, ये से ये गया, और यहाँ पे देखेंगे तो आ गया 3, अगर 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 3 माइनस √3/6, ये से ये गया 3। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू आया 3 प्लस √3/3 और बीटा का वैल्यू आया 3 माइनस √3/3। इस प्रकार अल्फा और बीटा जो आपका 2 जीरोस था वो निकल गया। लास्ट में लिखेंगे हेंस 3 प्लस √3 and 3 minus √3/3 are the solution of given quadratic इक्वेशन। यही मेरा आंसर हो गया। तो हमें लगता है इतना आसान तरीके से समझाए, आपको दिक्कत नहीं आया होगा। तो चलिए, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीनों फॉर्मेटिंग को देख लिया, फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और श्रीधार्याचार्य जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इसका एक कंसेप्ट और है इसके नेचर से। तो आइए इसके अगले कंसेप्ट को देखते हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो बन रहा है, मतलब उस एक्स का जो वैल्यू निकल रहा है या जीरोज निकल रहा है, उसका नेचर कैसा है, तो आपको हम बताते हैं। पहले इसमें आपका यूज समझ में आएगा, रियल क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है। समझिए, आपको पता होगा कि नंबर आपका 2 प्रकार का होता है, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। इस रियल नंबर में ही आप रेशनल पढ़े होंगे और इरेशनल पढ़े होंगे। इमेजिनरी नंबर उसको बोलेंगे रूट के अंदर माइनस और कोई नंबर होगा तो उसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। आपको क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पढ़ना है, तो आपको याद यही समझना है कि रूट के अंदर अगर निगेटिव है और निगेटिव आ गया तो उसको हम इमेजिनरी बोलेंगे। आप अभी इतना ही सोचिए, और जो बच गया वो सारे के सारे रेशनल हो या इरेशनल हो, वो रियल नंबर होंगे। तो हमें लगता है कि आप रियल और इमेजिनरी समझ गए होंगे कि रियल क्या हो रहा है, इमेजिनरी क्या हो रहा है। देखिए, तो हमारा जो रूट शो करता है वो डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि इसका रूट कैसा होगा, रियल होगा या इमेजिनरी होगा। जैसे हम बताए थे कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac, आपको बताए हैं अभी जस्ट। और यही बताता है कि आपका जो रूट निकल रहा है वो रूट रियल होगा या इमेजिनरी होगा। ठीक, तो इसका 3 कंडीशन है, इसमें आपको 3 कंडीशन बताता है। ठीक, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक, दूसरा कंडीशन कि d का वैल्यू 0 के बराबर होगा, तीसरा कंडीशन कि d का वैल्यू 0 से छोटा होगा। यही 3 कंडीशन है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट ही शो करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या है। तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां भी पूछ लेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा कंपोनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर को शो करता है, तो वहां पे आपको डिस्क्रिमिनेंट में टिक मारना होगा। तो देखिए, अगर d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आएगा तो इस कंडीशन में जो आपका रूट निकलेगा वो आपका रियल रूट निकलेगा। ठीक, मतलब रियल रूट मतलब क्या है, रेशनल में हो सकता है, इरेशनल में हो सकता है, या दोनों रेशनल में हो सकता है। रियल रूट निकले आएगा, इमेजिनरी नहीं होगा। और यहाँ पे जो रूट निकलेगा उसका वैल्यू आपका निकलेगा, अभी जस्ट बताए हैं, एक वैल्यू आपका ये होगा और दूसरा वैल्यू आपका ये होगा। तो जस्ट बताए हैं, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकलेगा, जो वैल्यू निकलेगा, जो जीरो निकलेगा, वो रियल होगा। और उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऑब्वियसली 2 जीरोज होगा, तो उसमें एक जीरोज का वैल्यू ये होगा और अगले जीरोज का वैल्यू ये होगा। हमें लगता है समझ में आ गया। दूसरा केस, अगर d का वैल्यू 0 के बराबर है
तो इस कंडीशन में क्या होगा, रूट रियल तो होगा और रियल होगा और इसका दोनों रूट का वैल्यू सेम होगा। मतलब x का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का दो वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ दोनों वैल्यू सेम आएगा और वो वैल्यू सेम जो होगा वो -b/2a और -2/ba होगा। मतलब दोनों का वैल्यू यही होगा, सेम ही होगा। तो हम कह सकते हैं रियल एंड इक्वल रूट। यहां बोल सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, रियल आएगा और अलग अलग आएगा। यहाँ रियल आया, इक्वल आया, देख रहे हैं एक्स का वैल्यू भी मतलब दो निकलेगा, तो मान लीजिए अल्फा ये आएगा तो बीटा भी ये आएगा। इस कंडीशन में डी का वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रूट निकलेगा वो इमेजिनरी निकलेगा और इमेजिनरी का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आपका रूट निकलेगा ही नहीं, नो रूट। यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, नो रूट आएगा। ठीक है, तो हमें लगता है ये तीनों कंडीशन आप समझ गए। यहां से एक क्वेश्चन रहेगा, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वही हमारे नेचर को शो करता है कि रूट कैसा होगा। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो उस केस में जो रूट निकलेगा या एक्स का जो वैल्यू निकलेगा, एक्स का जो जीरोस निकलेगा वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। मतलब रियल होगा, चाहे वो रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, और अलग अलग आएगा। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो रियल आएगा और इक्वल आएगा। मतलब अल्फा का वैल्यू जो आएगा बीटा का वैल्यू भी वही आएगा, मतलब दोनों सेम ही आएगा। और डी का वैल्यू जैसे ही निगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा, इसका मतलब है कि वो इमेजिनरी होगा और जब इमेजिनरी है तो उसका कोई रूट नहीं होता है। तो हमें लगता है ये समझ में आ गया। आपको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है इसका नेचर बताना है। तो नेचर कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4x² माइनस 5x प्लस 0 इक्वल टू 0, ये आपका क्या था, गिवन हुआ था। और हमें पता है कि नेचर का रूट कौन सा करता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका हम निकाल लेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो डी बराबर होता है d² माइनस 4ac। ठीक है, अगर हम इसका कंपेयर करें तो डी का वैल्यू क्या आएगा, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में, एक मार्क लिखना होगा, दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 3। तो हमें पता है कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है भैया, 5 का स्क्वायर, 4, a का वैल्यू कितना भैया, 4 इंटू 3। यहाँ सॉल्व के 25 12 48 और इसको सॉल्व करेंगे -3 2। डी का वैल्यू निगेटिव आ गया, इसका मतलब हुआ दैट इज डी लेस देन 0। मतलब डी का वैल्यू 0 से छोटा है। तो आपको पता है कि डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो मेरा रूट कैसा होगा, नेचर होगा। देखेंगे दैट मीन्स here the roots of given equation is imaginary। ठीक है, जब इमेजिनरी होगा तो इसका कोई रूट नहीं होगा। दैट मीन्स हियर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज इमेजिनरी, hence the given equation has no real roots। मेरा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि d का वैल्यू लेस देन 0 था और d का वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी होगा तो नो रियल रूट्स होगा।
इसी बात को हमने क्लियर करी है। आपको ध्यान में ये देना है कि जब भी आपको नेचर कहे तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही पड़ेगा, और वही बताता है रूट कैसा होगा, रियल होगा, इक्वल होगा, क्या होगा। तो आज का इस प्रकार आपका क्वाड्रेटिक का जितने भी कंसेप्ट थे क्लास 10th में वो हमने कंप्लीट किया, एक कंप्लीट कंसेप्ट के साथ किया। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, और आपको क्लास आज तक कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिए। आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद।